होस्ट बनाओ उसको, वो बोल। अब स्टार्ट हुआ, चलिए। 13.3 एनसीईआरटी क्वेश्चन बेटा, अमाइन रीजनिंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, पीकेबी ऑफ एनिलिन इज मोर देन दैट ऑफ मिथाइलमाइन, रीजन। आपको याद है मैंने बताया था बेसिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीकेबी वैल्यू। जिसका पीकेबी ज्यादा उसका बेसिसिटी कम, या जिसका बेसिसिटी ज्यादा उसका पीकेबी कम। तो आप देखो एनिलिन और मिथाइलमाइन, एनिलिन क्या है, बेंजीन के ऊपर NH2। मैंने आपको बताया था, बस एक बात याद रखना कि जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, नाइट्रोजन एटम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा तो बेसिसिटी ज्यादा। जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा उसकी बेसिसिटी बढ़ जाएगी। बस ये बात मेरी ध्यान रख लेना, तुम की पॉइंट्स कहते हैं केमिस्ट्री में। आप जब पेपर देने जाओगे तो आपको कहानी लिखनी नहीं है, बस मेन मेन चीजों को अंडरलाइन कर देना, टीचर वही पढ़ेगा और नंबर दे देगा। समझ रहे मेरी बात? इसकी की पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा उसकी बेसिसिटी ज्यादा उसका पीकेबी कम। तो कौन आपको बताया था एनिलिन में और मिथाइल अमाइन में किसकी कब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी? ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है बेंजीन, ये तो खींच लेगा इलेक्ट्रॉन, है ना। बेंजीन क्या करेगा, बेंजीनाइल ग्रुप क्या करेगा, इसके NH2 के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, तो डेंसिटी कम कर देगा ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो बेसिसिटी कम कर देगा। और ये CH3 क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। एल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो इट इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन एटम। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो क्या बढ़ जाएगा, बेसिसिटी। बेसिसिटी बढ़ा तो पीके भी कम, और एनिलीन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया बेंजीन की वजह से। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम तो बेसिसिटी कम, बेसिसिटी कम तो पीके भी क्या होगा, ज्यादा। बस समझ में, इतना ही लिखना है, बस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फैक्टर है। नेक्स्ट, इथाइलमाइन इज वाटर सोल्यूबल व्हाइल एनिलिन इज नॉट। इथाइलमाइन बेस, जो छोटे वाले अमाइन होते हैं वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। कोई भी पानी में घुल रहा है इसका मतलब वो वाटर के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, ये रीजन है। एनिलिन नहीं घुल रहा, वो नहीं बनाता, बेंजीन लगा है उसमें, बेंजीन नहीं बनाने देता। बेंजीन इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की रिक्वायरमेंट लोन पेयर भी है, इसके लोन पेयर को ये यहाँ रहने ही नहीं देता, अपने पास खींच लेगा। एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, और दूसरा उस पर लोन पेयर भी होना चाहिए। इथाइलमाइन में लोन पेयर यहीं रहेगा, कहीं जाएगा नहीं। बेंजीन में लोन पेयर रहता ही नहीं, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाता, इसलिए पानी में नहीं घुलता, सिंपल। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसका की पॉइंट है, उतना ही लिखना, बस कोई कहानी नहीं लिखनी। अगला, मिथाइलमाइन इन वाटर, मिथाइलमाइन को पानी के साथ फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड मतलब FeCl3, मिथाइल अमाइन को FeCl3 और वाटर के साथ जब मिलाओगे तो बोलते हैं ये क्यों बन जाता है, हाँ, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड क्यों बन जाता है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड क्यों बन जाता है, बाकी सब कहाँ चले गए। तो ऐसा होता है कि पहले मिथाइल अमाइन इससे रिएक्ट नहीं करता, पहले मिथाइल, इस पे लोन पेयर होता है ना, ये बेस है, ये क्या है आपका NH2 है, ये बेस है ना, लोन पेयर इस पे बेस है। और वाटर क्या होता है, वाटर तो एसिडिक भी होता है बेसिक भी होता है। तो सबसे पहला स्टेप में क्या होता है, ध्यान से देखना, पहले स्टेप में CH3NH2 वाटर के साथ H खींच लेता है, वाटर के साथ H ले लेगा तो कैसा बन जाएगा, NH3 प्लस बन जाएगा, और वाटर का OH बन जाएगा, और FeCl3 पानी में टूट जाएगा, टूटेगा तो क्या बनाएगा, फेरिक आयन और क्लोराइड आयन। अब ये आपस में रिएक्ट करेंगे, तो प्लस किससे रिएक्ट करेगा, माइनस से। ये दोनों तो प्लस, ये तो आपस में रिएक्ट करते ही नहीं, ये ऐसे ही रहेंगे आयन के फॉर्म में, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे। माने फेरिक आयन हाइड्रोक्साइड आयन से रिएक्ट करता है, ये 6 ये 2, तो ये बन जाता है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड बन जाता है। ये रिएक्शन याद रखें, इसमें याद रहेगा। तो ये सब चीजें आपको पढ़ी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ तक समझ आ गया। वो अगला क्वेश्चन बोलते हैं कि भैया जब आप एनिलीन का नाइट्रेशन करते हो, तो आपको याद है बताया था जब आप इसमें नाइट्रेशन करते हो तो तीनों बनते हैं, ऑर्थो वाला नाइट्रो भी आता है, मेटा वाला भी आता है, पैरा वाला भी आता है। वो बोलते हैं एनिलीन तो ऑर्थो और पैरा है, मेटा कहाँ से आ गया। ये मैंने बताया था आपको केमिकल प्रॉपर्टी जब करा था हमने, कि एनिलीन में जब आप नाइट्रेशन करते हो H2SO4 के साथ, तो मेटा वाला नाइट्रो क्यों बन जाता है, वो भी 47% बनता है, याद है, मेटा वाला क्यों बनता है। तो आप बोलोगे कि एनिलिन तो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है, लेकिन एनिलिन जैसे तुम इसमें एसिड मिलाते हो एक H ले लेता है,
एक H लेके बन जाता है एनिलीनियम आयन, याद है? ये क्या बन जाता है? एनिलीनियम आयन। दिस इज मेटा डायरेक्टिंग। ये ऑर्थो और पैरा है, लेकिन इसके बाद जस्ट ये भी बन जाता है, मतलब 47 मॉलिक्यूल इसके भी बनते होंगे, तभी 47। अब यहाँ मेटा, अब ये मेटा डायरेक्टिंग है, इसकी वजह से मेटा आता है, वरना अगर ये ना बने तो खाली ऑर्थो और पैरा पे ही आए नाइट्रो, तो इसकी वजह से यहाँ पे नाइट्रो लग जाता है मेटा वाले पे। ठीक है, तो इतनी सी लिखनी है बात। अगला, फ्रीडल क्राफ्ट, ये भी बताया था, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है एनिलिन। इसका रीजन तो आपको पता ही है कि एनिलिन इज अ लुईस बेस, क्योंकि इस पे लोन पेयर है, और AlCl3 इज अ लुईस एसिड। एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएंगे ना, सॉल्ट कैसा होगा? ये AlCl3 इसके लोन पेयर के साथ जाके अपना टेम्परेरी बॉन्ड बना लेता है, NaCl3 के साथ रिएक्ट कर जाता है, याद है? तो जब ये इसके साथ सॉल्ट बना लेगा तो इसके लोन पेयर तो खत्म हो गए। इसी लोन पेयर की वजह से तो ये खुश हो रहा था कि मेरे को लोन पेयर मिल रहे हैं, मैं रिएक्ट करूंगा, लेकिन इसका लोन पेयर एल्युमिनियम ने ले लिया, तो लोन पेयर खत्म, तो ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो गया, अब आगे फर्दर ही रिएक्ट ही नहीं करता। तो दिस सॉल्ट इज डीएक्टिवेटिंग, ये आगे फर्दर रिएक्ट नहीं करता। याद रहेगा? ठीक है, याद रखना ये सारी बातें। नेक्स्ट, डाइजोनियम ऑफ एरोमेटिक अमाइंस आर मोर स्टेबल देन एलिफैटिक अमाइन। एरोमेटिक अमाइन के डाइजोनियम सॉल्ट ज्यादा स्टेबल होते हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये सब तो इसमें तो आप लिख ही चुके, तुम कुछ लिखना ही नहीं। आपको डाइजोनियम के, एरोमेटिक अमाइन के जो डाइजोनियम है उसके आपके रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिखाने पड़ेंगे, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिखाने पड़ेंगे हमारे पास। ये मार्कर यहाँ पे खाली जगह ये बना दूं, ये हाँ ये मिल गया। ये डाइजोनियम सॉल्ट दिख रहा है, ये डाइजोनियम सॉल्ट है, उसके 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। इसके साथ Cl भी था ना, N2Cl, वो उन्होंने Cl लगा देना यहाँ पे चाहे तो तुम, वो इसके ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखा देना, ये खींचता है इसके इलेक्ट्रॉन को, प्लस आर इफेक्ट है, प्लस आर माइनस आर इफेक्ट था ना। तो ये 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से ये ज्यादा स्टेबल होता है, और ये एरोमेटिक अमाइन की बात हो रही है। क्वेश्चन क्या था? एरोमेटिक का डाइजोनियम ज्यादा स्टेबल है एलिफैटिक के, क्योंकि एरोमेटिक में लार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, जितने कम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतनी कम स्टेबिलिटी, तो यही बनाता है डाइजोनियम। एलिफैटिक तो बनाएगा नहीं, एलिफैटिक में कोई रेजोनेंस नहीं होगा ना अमाइन में, तो एलिफैटिक डाइजोनियम सॉल्ट में कोई रेजोनेंस नहीं बनता, इसमें 4 बनते हैं, ये बना लेना, इसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, इतना ही लिखना है। बात समझ में? लास्ट क्वेश्चन था गैब्रियल थैलेमाइड में। आप देखो गैब्रियल थैलेमाइड हमने पढ़ा है, गैब्रियल थैलेमाइड में प्राइमरी अमाइन बनाने के लिए क्यों इस्तेमाल किया जाता है गैब्रियल थैलेमाइड को? तो इसका रीजन पता क्या है कि गैब्रियल थैलेमाइड का जो बाई प्रोडक्ट भी होता है ना, उसमें भी सेकेंडरी टर्शियरी नहीं बनता, इट ओनली गिव्स प्राइमरी अमाइन। हाँ, 1 डिग्री ही बनता है, विदाउट कंटेमिनेशन ऑफ 0, 2 डिग्री, 3 डिग्री बनता है। देखो ये रहा, ये गैब्रियल थैलेमाइड है, इसके जो बाई प्रोडक्ट भी बन रहा है वो ये बन रहा है एक सॉल्ट, खाली प्राइमरी अमाइन ही बनता है, ये रहा। तो इसके इसके अंदर 2 डिग्री 3 डिग्री का 1% भी नहीं आता, इसलिए इसको प्योरली प्राइमरी अमाइन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बात समझ में? नेक्स्ट, एनसीईआरटी का आखिरी रीजनिंग का क्वेश्चन, ध्यान से सुनना, लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन बेटा ये 3 है बस, आखिरी खत्म फिर। अमाइंस लेस एसिडिक क्यों होते हैं अल्कोहल से? अमाइंस भी एसिडिक होते हैं, अमाइंस बेसिक भी होते हैं, एसिडिक भी होते हैं, लेकिन अल्कोहल से कम एसिडिक क्यों होते हैं? देखना ये इसका रीजन है। देखना इधर बेटा, ये रहा अमाइन और ये रहा अल्कोहल, ध्यान से देखना। एसिड का मतलब क्या होता है? जो H+ रिलीज करे वो एसिड। जरा इसमें से एक H कम कर देना, एक H+ निकालो, इसमें से भी इसमें से भी, बताना क्या बचा? यहाँ क्या बचा? RNH-, N के ऊपर माइनस होता है, यहाँ H चला गया तो क्या हो गया? O के ऊपर माइनस। इसे अमाइड आयन कहते हैं और इसे एल्कोक्साइड आयन कहते हैं। दोनों के, इसमें O पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे किस पे नेगेटिव चार्ज है? N पे। नाइट्रोजन ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑक्सीजन। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ना वो ज्यादा स्टेबल होगा, तो एल्कोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन अमाइड आयन, इसीलिए ये ज्यादा एसिडिक। जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा उसकी एसिडिटी ज्यादा। दोनों H+ दे रहे हैं, एसिडिक तो दोनों ही है, लेकिन ज्यादा एसिडिक कौन? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव।
ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, तो ये अच्छा है, सिंपल इतना ही लिखना है। नेक्स्ट, प्राइमरी अमाइन का हायर बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है टर्शरी अमाइन से, देखना जरा। दिस इज प्राइमरी अमाइन एंड दिस इज टर्शरी अमाइन, देखो इधर, ये रहा टर्शरी, ये टर्शरी दिख रहा है, ये प्राइमरी अमाइन और ये कौन है, टर्शरी। आपको टर्शरी में एक भी हाइड्रोजन दिख रहा है, तो इनमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं होती। इसके पास दिख रहे हैं NH दो है, तो दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती, और इसका सरफेस एरिया भी ज्यादा होगा। अगर इसमें 3 कार्बन लगा दिए जाए तो ज्यादा नहीं होगा इसके मुकाबले, इसका सरफेस एरिया स्फेरिकल है, इसका ज्यादा है, फ्लैट है ना। तो दो रीजन, एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसकी ज्यादा, दूसरा सरफेस एरिया इसकी ज्यादा। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती नहीं है, दूसरा सरफेस एरिया भी कम होता है। ठीक है, ठीक है। लास्ट, एलिफैटिक अमाइंस आर स्ट्रॉन्गर बेसिस देन एरोमेटिक अमाइंस, सेम बेस, सेम बात, इधर इधर अभी बताया था, सबसे पहला क्वेश्चन आज का। एलिफैटिक स्ट्रॉन्ग बेस क्यों, ड्यू टू मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। एलिफैटिक अमाइन क्या करते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन आपको देते हैं NH2 को, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं, तो बेसिसिटी बढ़ जाएगी। और एरोमेटिक माने बेंजीन क्या करेगा, उसके इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, तो बेसिसिटी कम हो जाएगी, सिंपल बात समझ में। तो आपने अभी दो काम करने, पॉज कर दे बेटा।